ये कहानी है एक दशक पहले की, यानी कि करीबन 2009 के उस वक्त मैंने एक नई गाड़ी परचेज की थी और गाड़ी को खरीदने के बाद घूमने का प्लान बनाया। इस बार मैं अपने दोस्त हरीश के साथ रवाना हुआ दिल्ली से शिमला का सफ़र करने के लिए। वैसे मैंने अपने 2-3 दोस्तों से भी इस बारे में बात की थी, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। और जब हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था तो हमने ही जाने का निश्चय किया। उन दोनों ठंड का माहौल था। अमूमन हर जगह सर्दी का होना एक आम बात थी। दिल्ली जैसे बड़े नगर से जब हम दोनों गाड़ी लेकर निकले थे तब हम सबसे पहले हनुमान जी के मंदिर में गए थे, क्योंकि मैं भगवान हनुमान जी को खुद का आदर्श मानता था। अब काफ़ी दिनों की छुट्टियां मिली थी तो घूमने का शौक अब बेताबी से पूरा करने वाले थे। उसके बाद हम चल पड़े। हमें निकलते निकलते ही सुबह के तकरीबन 6:30 बजने को आए थे। जहां हमें 4 बजे निकलना था तो यूं ही बात करने में और कुछ काम करने में देरी हो गई थी। लगातार 6 घंटे तक मैं गाड़ी ड्राइव करता रहा, लेकिन बाद में अब मेरी हालत कशमकश होने लगी। मेरा जी घुटने लगा, जिस वजह से मैंने हरीश को ड्राइव का न्योता दे दिया। हरीश ने मुझे ड्राइव करने से मना नहीं किया, क्योंकि वो खुद भी काफ़ी अच्छे से गाड़ी चलाना जानता था। धीमे धीमे अब वो समय भी आने लगा था जब ठंड अपने जोर पर थी और अब धीरे धीरे अंधेरा भी छाने लगा, क्योंकि सर्दियों के इस मौसम में 6 से 7 के अंदर ही अंधेरा अपनी चरम छाया के साथ दिन को काली रात में बदल देता है। रात में हरीश को ड्राइव करना कोई दिक्कत तो नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि हरीश अभी नया ड्राइवर है और इसे रात में गाड़ी का स्टीयरिंग देना खतरनाक साबित हो सकता है। और अब हम एक लंबा सफ़र तय करने वाले हैं तो हमारे लिए बेहतर यही रहेगा कि मैं ही ड्राइव कर लूँ। फिर मैंने हरीश को बगल वाली सीट पर बैठने को कहा। फिर हम एक ढाबा के पास रुके। शायद उस ढाबे का नाम था कुबेर का खजाना। खाना खाने के लिए जब हम उसके अंदर पहुंचे और हमने उससे सारी जानकारी पूछी तो उस ढाबे वाले ने कहा, वैसे तो मुझे ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है, मगर जहाँ तक मुझे लगता है ये रास्ता आपके लिए घातक साबित हो सकता है। इससे अच्छा यही होगा कि आप मैप के बजाय कोई और रास्ता देख लें जो आपके 23 किलोमीटर के सफ़र को काट सके। मैं थोड़ा हंसते हुए बोला था, अरे भाई साहब, 23 किलोमीटर में ऐसा क्या है जो आप हमें बताने से डर रहे हैं? उस आदमी का चेहरा अचानक ही सफ़ेद पड़ने लगा। मुझे नहीं पता, लेकिन उस आदमी के चेहरे पर यह सुनते ही एक मायूसी छाने लगी। उसके बदन में एक अजीब सा डर भरा हुआ था और फिर वो दबी आवाज़ में बोला, भाई साहब, उस चीज़ के बारे में चर्चा करने से पहले हमें एक बार सोचना चाहिए। और वैसे भी इतनी घनी रात को मैं आपको उस रास्ते के बारे में कुछ नहीं बता सकता, मगर हाँ, आप इतना जान सकते हैं, उसके बारे में बात करने पर ही लोगों के पसीने छूट जाते हैं। अगर वो असलियत में सामने आ जाए तो फिर मौत होना एक आम बात है। इस वक्त मेरे हाथ में एक गिलास था और वो मेरे हाथ से छूटकर नीचे गिर पड़ा, क्योंकि इस वक्त मैं ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा था। मगर मेरी इस हंसी पर वो ढाबे वाला बोला, भाई साहब, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप किसी गांव जैसी बिरादरी में ना रहकर किसी बड़े घर के रहने वाले हैं। तो मैंने उसे बताया कि वो मैं एक बिजनेसमैन हूँ और दिल्ली में रहता हूँ। तब जाकर उस आदमी की गर्दन नीचे की तरफ झुक गई। मुझे नहीं पता, लेकिन वो एक बार फिर कुछ ऐसा बोला जो मेरी समझ से अपरिचित था। फिर मैंने भी ध्यान नहीं दिया और हम खाना खाने के बाद उस ढाबे से बाहर निकलने ही वाले थे कि उस आदमी ने कहा, भाई साहब, शहर के लोग अमूमन इस रोड पर आकर फंस जाते हैं, तो आप इस बार ध्यान दे सकते हैं। लेकिन मैं ठहरा एक बिजनेसमैन कहाँ इन सब बातों को सीरियसली लेने वाला था। नज़रअंदाज करता हुआ अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। अब हमारे लिए एक समस्या और बन गई थी। दरअसल हमें यहाँ से शिमला जाने वाले रास्ते के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं थी, जिस वजह से हम लोग मैप में देखकर ही आगे बढ़ रहे थे। और यह मैप हमारे लिए कुछ भी कर सकता था, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि मैप पे देखते ही देखते किसी गलत रास्ते पर भटक जाते हैं और उसके बाद सही रास्ते को चुनना हमारे लिए मुश्किल होने लगता है। अब हम लोग उस घनघोर अंधेरे में एक ऐसी सड़क पर पहुंच गए जहां लाइट्स भी दूर दूर तक नजर ही नहीं आ रही थी और ऊपर से ट्रैफिक भी ना के बराबर था। सुनसान पड़े इस सड़क के अगल बगल में मुझे लंबे लंबे पेड़ दिखाई दे रहे थे और इसी बीच हवा के एक तेज झोंके ने हमारी गाड़ी को धूल से ढक दिया और सामने का नज़ारा देखना तक अब बंद हो गया था। कुछ टाइम पहले हमारे आगे एक गाड़ी चल रही थी जो सफ़ेद कलर की गाड़ी थी और हम लोग उसी को फॉलो करते हुए उसके पीछे पीछे शिमला के एक रास्ते को लगातार फॉलो करते जा रहे थे। जैसे उस धूल की आंधी ने हमारी गाड़ी को ढक दिया और रफ्तार भी कम हुई, तो वैसे ही वो सफ़ेद गाड़ी बहुत आगे चली गई। वैसे तो अब तक हमारी गाड़ी की रफ्तार भी बहुत धीमी हो चुकी थी,
लेकिन जब हेडलाइट की रोशनी सपाट पड़ी सड़क पर दूर दूर तक गई तो वो गाड़ी कहीं भी दिखाई नहीं दी। ऊपर से इस वीरान रास्ते में अब धीरे धीरे नेटवर्क की कमी देखने को मिली और अब ऐसा वक्त भी आ गया था जब फ़ोन बिल्कुल भी नेटवर्क में नहीं था। नेट तो मानो बंद ही हो गया था, जिस वजह से अब मुश्किलें बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि जब मैंने मैप पर रास्ते को देखने की कोशिश की तो मैं इस बार नाकाम रहा, क्योंकि नेटवर्क तो लगातार धीमा हो रहा था और इसी नेटवर्क के ना होने की वजह से अब मुसीबतें बढ़ती जा रही थी। और ऊपर से ये रास्ता दोनों तरफ से सन्नाटे और जंगलों के बीचों बीच बसा हुआ था, तो थोड़ा बहुत भयभीत होना एक आम बात थी। और इसी बीच मेरी नज़र उस रास्ते की दोनों तरफ से आने वाले कुछ जानवरों पर पड़ी। उन जानवरों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो ना ही तो यह कोई कुत्ते हैं और ना ही कोई जानवर। गुस्से में होने की वजह से मेरा थोड़ा दिमाग खिसक गया और मैं उन जानवरों की तरफ पत्थर फेंकने लगा। ये सब हरकतें मैं करना तो नहीं चाहता था, लेकिन मेरा दिमाग ही खिसक गया। दरअसल मेरा बीपी हाई होने की वजह से मुझे जो चीज़ नज़र आती है मैं वही करने लगता हूँ। अभी मैं पत्थर फेंक ही रहा था कि उनमें से एक जानवर ने बड़ी डरावनी आंखों के साथ मुझे देखने लगा। उस जानवर की एक भयानक करतूत से मेरे दिल में तहलका उठने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसा जानवर है जिसकी आंखें किसी मोती की तरह चमक रही हो। और जब मैंने उसे इतने ज़्यादा गुस्से में देखा तो मैं खुद 2 कदम पीछे हट गया। पता नहीं क्यों, लेकिन उस जानवर की आंखें ही मेरे दिल में खौफ बनाने के लिए कायम थी। मगर इतना सब होने के बाद भी मैं ज्यों का त्यों गाड़ी के बाहर ही खड़ा रहा। और फिर एक पत्थर आया जिसने मेरी गाड़ी के बगल वाले शीशे को चकनाचूर करके रख दिया था। और इस भयंकर करतूत को देखने के बाद तो मेरा गुस्सा सीधा 7वें आसमान पर चढ़ गया। मैं गुस्से में आकर गाली गलौज करने लगा और फिर वो जानवर तो वहां से निकल गए, लेकिन फिर धूल उड़ने लगी और आसमान में अचानक ही काले बादल मंडराने लगे। ऐसा लग रहा था मानो कोई भयानक तूफान आने वाला है। सब कुछ एकदम बदल सा गया था। ऐसा लग रहा था मानो यहाँ कुछ बड़ा होने वाला है। इसी बीच हरीश ने मुझे गाड़ी में बैठने का इशारा किया और इशारा पाते ही मैं गाड़ी का दरवाजा खोलता हुआ गाड़ी के अंदर घुस गया। रात में कीड़ों के चीखने की आवाज़ और ऊपर से भयानक मौसम, पता नहीं क्यों लेकिन आज मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था। और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी सोचा तक नहीं था। मेरी गाड़ी के सामने एक अजीब सा जानवर मेरी तरफ चलता हुआ दिखा। पहले तो मुझे लगा कि शायद कोई जंगली जानवर है, मगर जैसे जैसे उसके कदम मेरी तरफ बढ़ रहे थे तो वैसे वैसे मेरे दिल की धड़कन और भी तेज हो रही थी। वो करीबन 8.5 फुट का था और उस दायरे में शायद उसी राक्षस का राज था, क्योंकि जैसे वो मेरी गाड़ी के सामने पहुंचा तो मैंने देखा कि उसकी मुंडी जो किसी इंसान से बहुत अलग थी। उसके सर के ऊपर 2 अजीब से सींग दिख रहे थे और एक नॉर्मल इंसान को डराने के लिए बस इतना ही काफ़ी होता है। अब एक पल के खातिर तो मेरे पांव तले ज़मीन खिसक गई। मेरे शरीर का सारा खून सूखने लगा, मगर अब मैं अपनी जगह से हिल-डुल नहीं पा रहा था। लेकिन उस राक्षस को शायद यही मालूम था कि उसका खाना इसी गाड़ी के अंदर मौजूद है, क्योंकि इस बार वो खिड़की के पास पहुंचा और टूटी फूटी कांच की खिड़की से अंदर देखते हुए एक अजीब भाषा में कुछ बड़बड़ाने लगा। लेकिन अभी भी मैं अपनी जगह पर बैठा रहा। मेरा पूरा बदन इस जोरदार ठंड में पसीना छोड़ रहा था। मेरी हिम्मत तो नहीं हो रही थी कि अब एक बार अपना हाथ भी हिला सकूं। पूरी ताकत मानो शरीर से गायब हो गई थी। हद तो तब हो गई जब मैंने देखा कि हरीश बेहोश होकर गाड़ी के डिवाइडर पर लेट गया और अब मैं अकेला ही उस राक्षस से लड़ने के लिए बचा था। लेकिन उस समय मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाई और गाड़ी की चाबी घुमाकर तुरंत ही गाड़ी को स्टार्ट करते हुए वहां से भगाने लगा। किस्मत भी आज मेरे साथ थी और सड़क एकदम सपाट थी, तो कोई जंगली जानवर भी नहीं था और मेरी गाड़ी अच्छी खासी रफ्तार में आगे की तरफ बढ़ने लगी, जहां पर मुझे लग रहा था कि शायद अब उस भयंकर राक्षस से मेरा पीछा छूट गया है। लेकिन दूसरी पल मेरी गाड़ी के ऊपर से मुझे काले काले हाथ दिखने लगे, बड़े बड़े नाखून और पंजे। इन सब को देखकर मुझे आसानी से पता लग गया कि यह वही राक्षस है। और इस बार मैंने गाड़ी को एक जोरदार झटके के साथ वहीं रोक दिया। जब वो भयानक राक्षस गाड़ी से नीचे गिरा तो उसके हाथ में किसी की कटी हुई मुंडी दिखाई दे रही थी और उसका पूरा मुंह अब खून से सना हुआ था। इतने में मेरी नज़र हरीश पर पड़ी तो हरीश अभी भी एक गहरी नींद में, या फिर यूं कहें कि एक बेहोशी हालत में पड़ा था, लेकिन उसकी गर्दन से खून बह रहा था। शायद उस राक्षस ने उसकी गर्दन में अपने नाखून धंसा दिए थे। मगर अच्छी बात तो ये थी कि उसके गर्दन के अंदर ज़्यादा बड़े घाव नहीं थे, वो सिर्फ नॉर्मल थे, तो इतनी ज़्यादा चिंता का विषय नहीं था।
फिर मैंने उस राक्षस को टक्कर मारते हुए गाड़ी आगे निकाल दी। दोस्तों, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने 23 किलोमीटर का सफ़र मात्र 17 मिनट में तय कर लिया, और वो भी एक ब्रेक के चलते जो बहुत ही स्पीड वाला था। जब हमारी गाड़ी उस खतरनाक एरिया से बाहर निकली तो पीछे से एक आवाज़ आई, आज तेरे भगवान ने तेरी किस्मत का बहुत साथ दिया है, वरना अब तक तेरी खोपड़ी मेरे हाथ में होती। मुझे नहीं पता उस दिन हम कैसे बच गए, लेकिन आज भी मुझे ऐसा ही लगता है। शायद भगवान हनुमान जी की श्रद्धा और विश्वास ने कहीं ना कहीं मेरे अंदर हिम्मत जुटाई और मेरी रक्षा भी की। दोस्तों, आज इस घटना को दशक बीत गया है। जब हमने इसके बारे में कुछ लोगों को बताया तो उन्होंने कहा कि उस राक्षस से बच पाना सच में बहुत ही मुश्किल